प्रिंसिपल है वो कहता है कि यू कांट विन एन आर्गुमेंट, यानी आप कभी किसी से बहस में कभी नहीं जीत सकते। आर्गुमेंट और सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन में फर्क होता है। जो सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन होती है उसमें कोई इशू होता है और दो लोग जो उस बातचीत में शामिल हैं उस इशू पर उनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यह हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ व्यूज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आरुषि तलवार और हेमचंद के मर्डर केस को लें। मेरा मानना यह है कि आरुषि का मर्डर उसके फादर डॉक्टर तलवार या उसकी मदर डॉक्टर नुपुर तलवार ने नहीं किया। भाई क्यों सोचता हूं मैं ऐसा? मुझे ऐसा लगता है कि मान लो अगर डॉक्टर तलवार ने किसी भी वजह से गुस्से में आके मर्डर कर ही दिया, ये हो सकता है, लेकिन अगर कर दिया तो वो उसको छुपा नहीं सकते। ही इज नॉट ए प्रोफेशनल क्रिमिनल। अगर गुस्से में मर्डर हो गया तो मर्डर के बाद गुस्सा खत्म, आत्मग्लानि या गिल्ट शुरू। और फिर अगर आप एक आम आदमी हो तो यूपी पुलिस या सीबीआई जब आपको इंटेरोगेट करेगी तो अच्छे से अच्छे शातिर बदमाश की हवा निकल जाती है, जो कि इस केस में हुआ नहीं। यूपी पुलिस या सीबीआई कन्फेशन स्टेटमेंट या और कोई सबूत नहीं निकाल पाई, इसलिए मुझे लगता है कि यह मर्डर उन्होंने नहीं किया। अब यह हो सकता कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसके बिल्कुल उल्टा हो। आप कहें कि नहीं, आपके हिसाब से यह मर्डर माँ बाप ने किया, और आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू के कारण भी बता सकते हो। और यह भी संभव है कि हम दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब रखते हैं तो अंत पे उसी पे टिके रहें। यहां तक की जो बातचीत है उसको हम सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन कहते हैं। ना तो आप वहां थे ना मैं वहां था, दोनों सिर्फ अपनी अपनी बात रख रहे हैं और कोई भी सही हो सकता है। लेकिन मान लो अगर हम इसे हार और जीत का प्रश्न बना लें और यह प्रूव करने में लगे कि मैं ठीक या आप ठीक, तो फिर यह आर्गुमेंट बन जाती है। आर्गुमेंट या बहस दरअसल दो लोगों की ईगो की लड़ाई है, एक बिल्कुल जंग की तरह। और अब अगर जंग है तो जंग की तरह ही लड़ी जाएगी। लड़ाई में तो एक दूसरे को हर्ट करना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। ने इसी सिचुएशन पर आपका ध्यान ले जाना चाहता है। उसका नियम यह है कि यू कैनॉट विन एन आर्गुमेंट। ईगो की नेचर है कि उसे हारना पसंद नहीं है। ईगो के साथ जब भी कोई बहस करता तो ईगो को गुस्सा आ जाता। ईगो जब हारती है तो ईगो जल भुन जाती है, और जो ईगो उसे हराती है वो उस ईगो से हेट करती है। अब देखें भला ये ईगो ऐसा करती क्यों है, और ये ईगो है क्या, और ऐसे बिहेव क्यों करती है। अगर हम अपनी हिंदुस्तानी भाषा में ईगो का मतलब देखें तो उसका मतलब होता है अहंकार। अहम यानी मैं, और कार वर्ड जो बना वो बना आकार से, यानी मेरा आकार। जैसे आप एक घर में रहते हो, उसका एक साइज होता है। कोई एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता है, कोई 2 बेडरूम के, या कोई 10 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता है। बड़े छोटे घर होते हैं। उसी तरह हम लोगों की ईगो का साइज भी होता है। किसी की ईगो बड़ी होती है, ज्यादा फूली हुई होती है, किसी की ईगो छोटी होती है, लेकिन ये ईगो है सब में। के सारे प्रिंसिपल्स मनोविज्ञान के हिसाब से ईगो या अहंकार से ही जुड़े हैं। उसने मेरे हिसाब से ईगो को समझा, स्टडी किया और बाद में उसको प्रिंसिपल्स में बांट दिया। आपको कहा कि हर वो चीज करो जो दूसरे की ईगो को बढ़ा दे, फुला दे, और वो मत करो जिससे दूसरे की ईगो हर्ट हो या छोटी हो जाए। अब ईगो का स्वभाव क्या? तारीफ करो, ईगो इन्फ्लेट हो जाती है। क्रिटिसाइज करो, ईगो हर्ट हो जाती है। बात मान लो, दूसरे को बड़ा मानो, उसके फायदे की बात करो, उसकी सेवा करो, उसकी हां में हां मिलाओ, ईगो फूल जाती है, खुश हो जाती है। और दूसरे की ईगो से बहस करो, उसे हरा दो, उसके साथ कंपीट करो, उसको सलाह दो,
उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दो, उस पर राज करने की कोशिश करो, तो ईगो हर्ट हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, लो फील करती है, अनवांटेड फील करती है। यह ईगो का स्वभाव है। अब क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स ईगो को और उसके स्वभाव को ध्यान में रख के बनाए हैं, तो इसी वजह से ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं, इतने सालों बाद भी अपील करते हैं। अगर हम देखें तो महाभारत में क्या हुआ था, सारी लड़ाई की शुरुआत वहां से हुई जब द्रौपदी ने दुर्योधन को मायावी महल में शीशे से टकराने पे द्रौपदी हंसी और उससे बोली कि अंधे का पुत्र अंधा। अब द्रौपदी ने दुर्योधन की ईगो को हर्ट कर दिया और यह घटना बाद में एक इतने बड़े युद्ध के साथ खत्म हुई, यह हम सब जानते हैं। हजारों साल पहले भी ईगो का यही स्वभाव था और आज भी वही है और 1000 साल बाद भी यही होगा। अगर आप किसी के अहंकार को ठेस पहुंचाते हो तो उसका परिणाम बुरा होगा, और अगर आप अहंकार को, अपने अहंकार को छोटा करके साइड में रख के दूसरे के सामने झुक जाते हो तो उसका परिणाम अच्छा होगा। और क्योंकि हम लोगों का प्रोफेशन सेल्स एंड सर्विस का है, जिसमें ईगो जितनी छोटी आप उतने सफल। एक सफल जो सेल्समैन होता है असल में बिल्कुल बिना ईगो वाला इंसान होता है। अगर आपकी ईगो है ही नहीं या काफी छोटी है तो आप ऑटोमेटिकली किसी से बहस नहीं करोगे, चाहे आप कितने ही ठीक क्यों ना हो। अब यह तो हुई थ्योरी। अब देखना यह है कि प्रैक्टिकल लाइफ में होता क्या है। मुझे नहीं लगता कि आपका या कोई भी सेल्समैन हो, जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, अगर आप सेल्स और सर्विस में हो तो आप कभी अपने क्लाइंट से बहस करोगे। अब हमारे यहां तो यह कहावत है कि दूध देने वाली भैंस की लात तो खानी पड़ती है। तो यह हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में यह प्रिंसिपल आप ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हो, यानी आप कभी क्लाइंट से बहस नहीं करते। लेकिन क्या यह बात फैमिली के लोगों पर भी एप्लीकेबल है? क्या आप घर में भी आर्गुमेंट वाली सिचुएशन हो तो उसको अवॉइड करते हैं? क्या बीवी से, बच्चे से, भाई बहनों से, माँ बाप से, रिश्तेदारों से बहस करते हो आप? अपने ऑफिस में जूनियर सीनियर से बहस करते हो? समाज में घूमते फिरते अड़ोस पड़ोस से कोई बहस का मुद्दा उठे तो क्या करते हो आप? अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ऐसा करते हो के हिसाब से आपको यह काम नहीं करना है। अब यहां अच्छे और बुरे संबंध बनाने की बात नहीं हो रही, यहां बात यह हो रही है कि बहस सिर्फ दो ईगो का टकराव है जिसका कभी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। यहां आपको एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन और एक डिफिकल्ट आदमी से डील कर रहे हो, और आपका उद्देश्य यह है कि इस सिचुएशन में आप जीत कर निकलना चाहते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कामनेस बनाए रखो और ध्यान रखो आपका काम यह है कि बहस को सिविलाइज्ड कन्वर्सेशन या संवाद की तरफ ले जाओ, ताकि कोई मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो सके। आगे आने वाले कुछ नियम इसी को बतलाएंगे। तो अगर कोई मुद्दा है तो सामने वाले की बात शांति से सुनो और समझने की कोशिश करो कि वो कह क्या रहा है, क्यों कह रहा है, चाहता क्या है। आपका टाइम आएगा जब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो।